हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हैरर डॉमर के बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए, हैरर डॉमर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ में हैरर डॉमर का जो टॉपिक है पर्टिकुलर, तो ये एक टेक्निकल टॉपिक है। यहाँ पे जब तक आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके नहीं जाएंगे, आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अब अगर आप जो आज का सेशन मैं आपके साथ ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो आपके साथ ऑब्जेक्टिव शेयर किए हैं, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। उसमें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास को देखने से पहले मैंने हैरर डॉमर मॉडल आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे लिंक, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप लोग हैरर डॉमर की जो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट आज का सॉल्व करना है। तो तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन आई रिक्वेस्ट आप लाइक करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आपके जितने भी ग्रुप्स है, बीट द टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है, या कोई भी ग्रुप है आपके, कॉलेज के ग्रुप होगा, यूनिवर्सिटी का ग्रुप होगा, तो उस पे भी वीडियो का लिंक शेयर करिए। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैरर डॉमर मॉडल के बारे में बात करें तो किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो यहाँ पे नेट के अगर हम पेपर्स देखें, तो नेट के पेपर्स में आप लोगों को जो पूछे जा रहे हैं, जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, वहां पे एक चीज देखी जा रही है। नंबर वन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हैरिडॉमर से है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होता है, और उनके बीच में लिंक क्या है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस पे है, नेचुरल ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट पे। दूसरा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एजम्पशंस में पूछे जा रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट एजम्पशन पे मुझे क्वेश्चन नहीं देखने को मिला पुराने पेपर्स में, लेकिन वहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ हैरिडॉमर मॉडल। तो जब उन्होंने बोला हैरिडॉमर की एजम्पशन नहीं है, इसका मतलब अगर आपको एजम्पशंस पता है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एजम्पशंस आर इंपॉर्टेंट। नंबर थ्री, इसका कंपैरिजन पूछा जा रहा है विद द सोलो मॉडल। अभी मैंने आपके साथ सोलो मॉडल डिस्कस नहीं किया। जब मैं आपके साथ सोलो मॉडल डिस्कस करूंगी तो आपको समझ आएगा कि हम लोगों को सोलो मॉडल के बेसिस पे भी क्वेश्चन देखने हैं। नंबर फोर, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गोल्डन एज के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, गोल्डन एज जो है वो अलग से जॉन रॉबिन्सन का मॉडल है, बट हम लोगों ने जब हैरल्ड डॉमर पढ़ा, वहां पे भी हम लोगों ने क्या किया, हमने गोल्डन एज के बारे में पढ़ा। गोल्डन एज क्या होता है, एक आइडियल स्टेज होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो गोल्डन एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, उसके बारे में पूछा गया। मॉडल अलग से है, बट अगर आप हैरल्ड डॉमर करके जा रहे हैं तब भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, गोल्डन एज से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो नंबर फिफ्थ, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल आप तब तक नहीं कर पाएंगे फाइनल एग्जाम में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली मैं उन लोगों को बोल दूं जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं। देखिए, चाहे आप हैं, चाहे कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, तो एग्जाम में हमारे पास क्या है, एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम पे हमें सोचना है, हमें सॉल्व करना है, और गलती नहीं कर सकते। बिकॉज आपको पता है ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं हमारे, आजकल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप वहां पे पढ़कर नहीं जाएंगे, वहां पे आप रिस्क ले रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो है ना, 50% गलत भी हो सकता है। तो ट्राई करिए, आप चाहे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, चाहे नॉन मैथमेटिकल ग्राउंड बैकग्राउंड से, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और स्पेशली जो लोग नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, प्लीज वो मत सोचिए कि हमें हमारा तो मैथ्स पोर्शन वीक है। ठीक है, आप क्लासेस में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको यहाँ पे प्रिपेयर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर कराऊंगी, जितने भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो प्लीज, अगर आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स को हम क्लास में टारगेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मोटा मोटा समझ आया कि किस तरीके से चीजें पूछी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर वन के बारे में अगर मैं बात करूं, गोल्डन एज हाइपोथेसिस। देखिए, गोल्डन एज हाइपोथेसिस एक यहाँ पे आपका पूछा गया,
फिर गोल्डन एज क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया, और गोल्डन एज के बारे में आपसे एक और जगह पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस के ऊपर लाई मैं आपको गोल्डन एज के बारे में। इसके अलावा भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गोल्डन एज यहाँ पे एग्जाम में कुछ और जगहों पे भी गोल्डन एज के बारे में पूछा गया। ठीक है, और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको बार बार बोलती हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको पता है गोल्डन एज क्या है? एक रियल स्टेट नहीं है, ये क्या है कि एक आइडियल स्टेट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया भी है कि गोल्डन एज क्या है, वहां पे लिखा हुआ है बेसिकली दैट इज एन आइडियल स्टेट। और इसके लिए कोई और टर्म यूज की है, मेरे को टर्म यूज याद नहीं आ रही। तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो याद रखना इट इज एन आइडियल स्टेट, रियल स्टेट नहीं है। और ये कौन सी स्टेट है जहां पे जॉन रॉबिन्सन ने क्या बोला, इन्होंने बोला ये एक आइडियल स्टेट है जहां पे एक्चुअल ग्रोथ रेट मस्ट बी इक्वल टू द वारंटेड ग्रोथ रेट, इट इज इक्वल टू द नेचुरल ग्रोथ रेट, तीनों बराबर होंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट स्टेट इज नोन एज गोल्डन स्टेट। अब आप इसके बेसिस पे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा हमारा? डी। तो मैं डी को मार्क करूंगी। मैंने अभी आपको बोला जब हम गोल्डन एज के बारे में बात कर रहे हैं तो गोल्डन एज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? वो कॉन्सेप्ट दिया हमें जॉन रॉबिन्सन ने। तो आंसर सेकंड क्वेश्चन का क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, दैट इज जॉन रॉबिन्सन। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकी क्वेश्चंस पे आएंगे। द सीक्वेंसिंग प्रोसेस ऑफ हैरेट्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट एंड डाइवर्जेंस। हमें बताना है वन बाय वन, पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। देखिए, जब हम हैरेट डॉमर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? सीक्वेंसिंग का मतलब होता है, सीक्वेंसिंग का मतलब है कि किस ऑर्डर में डिफरेंट ग्रोथ रेट इकोनॉमी के अंदर अकर कर रही है। पहला कौन सा कर रहा है, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, ऐसे। जब हम एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है? रियल ग्रोथ रेट। सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इस समय कौन सा ग्रोथ रेट हो रहा है। तो फर्स्ट जो ग्रोथ रेट देखा जाता है दैट इज द एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल ग्रोथ रेट, इट इज द रियल टाइम ग्रोथ हैपनिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या है? रियल टाइम ग्रोथ रेट जो इकोनॉमी के अंदर हो रही है। तो सबसे पहला जो ग्रोथ रेट होगा वो क्या होगा? एक्चुअल ग्रोथ रेट, सी। अगर देखिए, मुझे आगे वाले आंसर्स नहीं भी पता, ठीक है, मुझे अगर आगे वाले ऑप्शंस नहीं भी पता कि नेचुरल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, डाइवर्जेंस के बारे में, लेकिन मुझे ये पता था एग्जाम में कि फर्स्ट जो ग्रोथ रेट इकोनॉमी में होने वाला है वो एक्चुअल ग्रोथ रेट है। तो यहां से सी मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो यहां से ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या होना था? बी। ऑटोमेटिकली मेरा आंसर क्या है? बी। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इसके बाद कौन सा होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में हमें टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व करना होता है। तो ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चन था जहां पे अगर मुझे पता है कि मेरा फर्स्ट ग्रोथ जो होगा, फर्स्ट स्टेप पे जो ग्रोथ होगी दैट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट, वहां से भी ये मेरा क्वेश्चन मैं टारगेट कर सकती थी। तो मैंने उस बेसिस में आपको बताया कि आंसर शुड बी बी। नाउ फर्स्ट तो मैंने बता दिया एक्चुअल ग्रोथ रेट। सेकंड ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, सेकंड एक्चुअल ग्रोथ रेट के बाद जिस ग्रोथ रेट पे हम बात करते हैं दैट इज द वारंटेड ग्रोथ रेट। वो कौन सा ग्रोथ रेट है? वारंटेड ग्रोथ रेट। जब हम वारंटेड ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं, आपको डेफिनेशन याद होगी। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। हम लोग जब हैरल्ड डॉमर पढ़ते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया हमने। जब हम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास कैपिटल स्टॉक है हमारे पास। तो अगर हम फुल कैपिटल स्टॉक को यूटिलाइज कर दे इकोनॉमी में तो जो हमारे पास ग्रोथ रेट अचीव होगा दैट इज द वारंटेड ग्रोथ रेट। बेसिकली ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रोथ रेट है।
जो हमारे पास टोटल कैपिटल है, अगर हम उस सारी कैपिटल को यूज कर दे, तो जो ग्रोथ रेट हमारे पास इकोनॉमी में आता है दैट इज द वारंटेड ग्रोथ रेट। अब अगर हम एक्चुअल ग्रोथ रेट के बाद वारंटेड ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, तो हम लोग क्या चाहते हैं, इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती रहे। तो इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए जो सेकंड हमारे पास ग्रोथ रेट होता है, जहां पे हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक के बारे में बात करते हैं, दैट इज द वारंटेड ग्रोथ रेट। अब लेकिन इकोनॉमी में सिर्फ हमारे पास सिर्फ कैपिटल स्टॉक पे बात नहीं आती, हमारे पास लेबर पे भी बात आती है। तो थर्ड ग्रोथ रेट जिसपे हम लेबर के बारे में भी बात करते हैं, हम रिसोर्स के बारे में भी बात करते हैं, दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो नेचुरल ग्रोथ रेट में हम कब बात करेंगे, जब हम वारंटेड में हमने कैपिटल स्टॉक को यूटिलाइज कर दिया, बट अलोंग विद द कैपिटल स्टॉक जब हमारा फुल जब हमारा मैक्सिमम ग्रोथ रेट पे बात की जाती है, जहां पे फुल लेबर यूटिलाइजेशन पे बात आ रही है, फुल्ली रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे बात आ रही है, दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग कई बार क्या कहते हैं, इट इज द मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट। इससे ज्यादा ग्रोथ रेट हम अटेन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हम ग्रोथ रेट मार्केट के अंदर बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद जब हमारे पास जितना भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया उस सबको यूटिलाइज किया, दैट इज द वारंटेड। कैपिटल के बाद जितना भी लेबर है मार्केट के अंदर, रिसोर्सेज है, अगर हम सबको यूटिलाइज करेंगे, दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल, दैट इज द सी, फिर वारंटेड, देन नेचुरल, देन डाइवर्जेंस, कि ग्रोथ रेट के बीच में कितना गैप आ रहा है, दैट इज द डाइवर्जेंस। तो इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर एग्जाम में आपको सिर्फ पता है कि फर्स्ट ग्रोथ रेट इज द एक्चुअल ग्रोथ रेट, तो उस बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आई होप आपको समझ आया, क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करूं तो सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ हैरेट्स मॉडल ऑफ ग्रोथ। हैरेट मॉडल हो या डॉमर मॉडल हो, ठीक है, अगर यहाँ पे हैरेट की जगह डॉमर भी लिखा होता, मैंने आपको बताया है क्लासेस के अंदर कि एजम्पशंस रिमेन द सेम, एजम्पशन सेम रहने वाली है। अब यहाँ पे कौन सी एजम्पशन नहीं है हैरेट मॉडल की, तो आप लोगों ने एजम्पशंस पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी, क्लासेस देखेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, होम असाइनमेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों के साथ कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होम असाइनमेंट है। अब जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें, तो जब मैंने आपके साथ हैरेडोमर मॉडल डिस्कस किया था, तो वहां पे हम एक चीज पढ़ते थे, सॉल्यूशन ऑफ हैरेडोमर मॉडल। आई होप आप लोगों को याद होगा सॉल्यूशन ऑफ हैरेडोमर मॉडल। नहीं भी याद है आपको सॉल्यूशन ऑफ हैरेडोमर मॉडल, तो आप क्लासेस जाकर देखिए। जब मैं आपके साथ हैरेडोमर मॉडल डिस्कस कर रही थी, तो वहां पे हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था किसके बीच में, वारंटेड ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज पूछी हुई है, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, वारंटेड और नेचुरल ग्रोथ रेट के बीच में, वारंटेड और नेचुरल ग्रोथ रेट के बीच में डाइवर्जेंस है। बट हम लोग क्या करते थे, जब क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करा रही थी, सॉरी, जब टॉपिक मैंने आपके साथ लिया था, तो हम लोग देखते थे, जब सॉल्यूशन वाला पार्ट देखा था, तो हम लोगों ने डाइवर्जेंस देखा था बिटवीन द वारंटेड एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें, तो हमारे पास डाइवर्जेंस है बट बिटवीन द वारंटेड एंड द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो इसका मतलब पहले हमें देखना पड़ेगा वारंटेड, एक्चुअल और नेचुरल ग्रोथ रेट का रिलेशन, और फिर हम उस लॉजिक से यहाँ पे आएंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम उसी पार्ट में आए। जब मैंने आप लोगों के साथ वारंटेड, नेचुरल और एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात की थी, तो मैंने आपके साथ दो डायग्राम्स डिस्कस की थी, जहां पे हमारे पास था ग्रोथ रेट। ये सब मैंने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन रेफरेंस के लिए यहाँ पे वापस बता रही। मैं आपके साथ दो डायग्राम्स बना रही हूँ जो हम लोग ऑलरेडी क्लासेस के अंदर कर चुके हैं।
ठीक है, हियर वी हैव द टू डायग्राम्स। और याद रखना, जो आपका नेचुरल ग्रोथ रेट है जीएन, ये हमेशा बड़ा होता है किससे? एक्चुअल ग्रोथ रेट से। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर एक्चुअल ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट को नोट करना, मैंने क्या बोला? कहीं आपका नेचुरल ग्रोथ रेट है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर एक्चुअल ग्रोथ रेट। जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जी इज द एक्चुअल ग्रोथ रेट और जीएन क्या है? नेचुरल ग्रोथ रेट। और दोनों जगहों पे मैंने क्या किया? जीएन को ऊपर बनाया जी के। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला था? जो आपका नेचुरल ग्रोथ रेट है दैट इज द मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट। ये क्या है? मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट है। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे जीएन जो है हमारा मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट है, लेकिन स्टिल मैंने जीएन को जीडब्ल्यू के ऊपर भी बनाया है और जीडब्ल्यू के नीचे भी बनाया है। अगर आप यहाँ फर्स्ट सिनेरियो में देखें तो जीएन इज ग्रेटर देन जीडब्ल्यू, और सेकंड सिनेरियो में वी हैव जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जीएन। अगर मैक्सिमम अटेनेबल है, मैंने आपको बोला मैक्सिमम अटेनेबल है, तो उस लॉजिक से आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरे को तो डायग्राम, ये जो सेकंड डायग्राम है मेरी, ये तो डिस्कार्ड करनी चाहिए, ये डायग्राम तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना, जीएन हमने क्या बोला? जीएन इज द मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट। लेकिन कई बार क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, हमारे पास लेबर हम लैक कर रहे होते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है। उस समय क्या होता है? जो आपका नेचुरल ग्रोथ रेट है वो क्या होता है? दैट इज लेस देन योर वारंटेड ग्रोथ रेट। हम मैक्सिमम इतना अटेन कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, जब हमारे पास लेबर की कमी है, तो उस समय क्या होता है? उस समय हमारे पास ये सिचुएशन आती है, सेकेंड वन। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा जीएन ग्रेटर देन जीडब्ल्यू हो सकता है, जीडब्ल्यू ग्रेटर देन जीएन हो सकता है। अब जीएन, हमारे पास क्वेश्चन पे क्या है? वारंटेड ग्रोथ रेट इज बिलो द नेचुरल ग्रोथ रेट। इसका मतलब डायग्राम फर्स्ट पे बात हो रही है। अगर मैं डायग्राम फर्स्ट पे बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास यहाँ पे पूरा रिलेशन निकालते हैं, जीएन ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन जीडब्ल्यू, ये रिलेशन है। तो जब मैंने आपको सॉल्यूशंस पढ़ाए थे, जब हम लोगों ने सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे, तो वहां पे हम लोगों ने कौन सा वाला लिया था? हमारे पास जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू। हमने इसका सॉल्यूशन डिस्कस किया था जब हम जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू के बारे में बात कर रहे थे। तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि हमें क्या करना पड़ता है? हमें अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ता है। तो जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू यहाँ पे ही होगा ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है? जी लेस देन जी एन लेस देन जी डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट देखना है जहां पे मुझे जीएन और जी के बारे में बात करनी है, जी डब्ल्यू लेस देन जीएन के बारे में बात करनी है, तो मेरा ये वाला केस बनेगा और इसके करस्पॉन्डिंग जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू है, जहां पे हम इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं और लगातार करते हैं हम इकोनॉमी में ये। तो इस लॉजिक से क्या बना? आंसर ए। अब यहाँ पे जितना भी मैंने आपको समझाया, मैंने लिंक कहाँ से किया? आपको समझ आ रहा है कि अगर आप सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़कर जा रहे हैं, जब तक आप चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, आप एप्लीकेशन पार्ट की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन द फाइनल एग्जाम। तो ट्राई करना है जितना आप प्रैक्टिस कर पाए, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चंस पे, आपके लिए उतना बेटर रहेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, 2 कर लिया, 3 4 5, 5 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 के बारे में अगर हम बात करें, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, ये वो क्वेश्चन है जहां पे हमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है बट आंसर कुछ और है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सिमिलैरिटी है यहाँ पे, देखने में क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? लॉजिक अलग लगेगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका अलग है, आंसर जो है हमारे पास फाइनल एग्जाम में वो अलग आएगा। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है? इन एन हेरिडियन इकोनॉमी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो दैट इज सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, काफी जगहों पे न्यू से डिनोट किया जाता है। अब जहां से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो याद रखना आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो आप किससे डिनोट कर रहे हैं?
मैंने अपनी जो नोटेशंस थी वहां पे सी को यूज किया, तो मैं उसी बेसिस पे करूंगी। बट अगर आपने कहीं से पढ़ा है वहां पे न्यू की नोटेशन है, तो इट्स ओके। आपको बस पता होना चाहिए डिनोमिनेटर में हमारा आईसीओआर आता है, और वो जिससे आपने डिनोट किया है आप उसी से करिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 4.5:1। तो मेरे पास सी क्या हो गया, 4.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 इट इज इक्वल टू 4.5। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इट इज इक्वल टू 2%। और इन्वेस्टमेंट रेट और याद रखना आपका सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट और सेविंग रेट क्या होता है, बराबर होता है। तो इन्वेस्टमेंट रेट बोल दूं या सेविंग रेट बोलूं, इट इज इक्वल टू 27%। मैं यहाँ पे सेविंग रेट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपको याद होगा जब हम हैरड मॉडल पे एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात करते थे, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारे पास क्या होता था, S/C, वेयर एस इज द सेविंग रेट। और हैरड के मॉडल पे जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी में बात करते हैं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में आपकी जितनी भी सेविंग्स है, दैट ऑल सेविंग्स आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वहां पे क्या हो जाता है, सेविंग रेट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है इन्वेस्टमेंट रेट के। और हम लोगों ने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा, उसमें हम लोगों ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट रेट नहीं पढ़ा, हमने सेविंग रेट पढ़ा। तो हम उसी बेसिस पे क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो याद रखना, सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट बराबर होता है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, S/C, सेविंग रेट दैट इज 27%। तो इसको मैं कर लूंगी 0.27, 27/100 विच इज इक्वल टू 0.27, डिवाइडेड बाय सी, इट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4.5, तो मेरे पास आएगा 6%। लेकिन याद रखना, ये मेरे पास एक्चुअल ग्रोथ रेट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे मेरे को एक्चुअल ग्रोथ रेट नहीं पूछा, यहाँ पे मुझे क्या पूछा, एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, एनुअल ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रेट। पर कैपिटा का मतलब मुझे यहाँ पे पॉपुलेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जब मुझे पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, एनुअल पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, पर कैपिटा। क्योंकि पर कैपिटा का मतलब ही क्या है, पॉपुलेशन के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। पर कैपिटा ग्रोथ रेट इट इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रोथ रेट माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट इज इक्वल टू 6% माइनस 2% विच इज इक्वल टू 4%। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो हम लोग, काफी लोग क्या करते हैं एग्जाम में, जल्दी जल्दी ओएमआर शीट में करेंगे, अच्छा क्वेश्चन पढ़ा, एनुअल पर कैपिटा तो पढ़ा नहीं, और मार्क कर लेते सी। तो आंसर क्या होना था, आंसर होना था 4। तो आपको कोई वहां पे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग तो हो गई नहीं। तो वहां पे जब भी आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, प्लीज थोड़ा सा पेशेंटली बैठिए। तो आंसर आपका होना है डी, बिकॉज हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पे वी हैव एक्चुअल ग्रोथ रेट माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विच इज इक्वल टू 4%। क्लियर। अब हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं, और दोनों क्वेश्चन के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को देखना, कंपेयर करना क्वेश्चंस को। इन हैरेड्स ग्रोथ मॉडल आपको दिया हुआ है सेविंग और आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कंडीशंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या दिया हुआ है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, आपको बताना है ग्रोथ रिक्वायर्स द कंडीशन। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए, आपको ऑलमोस्ट सेम चीजें बोली गई हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों जगह दिया है, आपको बताना है कि ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 टाइप क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पुराने एग्जाम्स में कि मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 करके जा रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में आप क्वेश्चन नंबर 7 कई बार गलत कराएंगे। ठीक है, काफी लोग जो, स्पेशली मैं आपको बोलती हूँ, जो मैथ से डरते हैं वो काफी टाइम क्या करेंगे, क्वेश्चन गलत कराएंगे। और काफी लोग जो वहां पे मैथ से डरते तो नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में वो भी क्वेश्चन को गलत कराएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को यहाँ पे मेरे को आपके साथ शेयर करने का जो मोटो था वो यही था, कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आपको वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, आपको देखना है फाइनल एग्जाम में कि मेरा एक्चुअल आंसर होना क्या चाहिए। आपको जो टाइम मैनेजमेंट करना है वहां पे, उसमें
ऐसे क्वेश्चन को एकदम से आपको जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करना। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखा कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 6% भी है, 4% भी है। अगर आप एक्चुअल ग्रोथ रेट देखते हैं तो आप 6% को मार्क करते हैं, जो आपका आंसर गलत होता। तो एग्जाम में जब भी आपको ट्राई करना है, आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना है और थोड़ा सा पेशेंटली चीजों को देखना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगी, फिर 7 समझाऊंगी, फिर हम कंपैरिजन भी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हैरेड ग्रोथ मॉडल पे हमारे पास सेविंग दिया है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया है, हमें बताना है ग्रोथ रिक्वायर्स द कंडीशन। इनफैक्ट यहाँ पे हैरेड भी नहीं है, ठीक है, हैरेड भी नहीं है। लेकिन एग्जाम में शायद मेरे से ही आप हैरेड के अकॉर्डिंग समझिए, ठीक है। अभी आपने बाकी मॉडल नहीं पढ़े, बट मोस्टली ये हर जगह टेक्निक जो है वो रेलिवेंट है। जिन जिन मॉडल्स में हम देखेंगे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक और क्वेश्चन में या सेम क्वेश्चन में, आई डोंट नो कि टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है, वहां पे हैरेड मॉडल के अकॉर्डिंग भी ये सेम चीज के साथ क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको याद होगा, जब हम हैरेड मॉडल के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्या था, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यही था। तो इसके बेसिस पे सेविंग क्या है मेरे पास, इट इज वाई टी। ए वाई टी इज इक्वल टू बी वाई टी माइनस वाई टी माइनस वन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रोथ के बारे में बात करनी है। ग्रोथ में मुझे क्या चाहिए, वाई टी डिवाइडेड बाय वाई टी माइनस वन। कि पुराने पीरियड के कंपैरिजन इस पीरियड में मेरी इकोनॉमी कितनी ग्रो की, मुझे यही चाहिए ना। पुराने पुराने साल के कंपैरिजन इस साल मैंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे वाई टी वाली टर्म्स को अलग करना पड़ेगा और वाई टी माइनस वन वाली टर्म्स को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ओपन किया तो मेरे पास ये आ गया, ए वाई टी माइनस बी वाई टी इज इक्वल टू माइनस बी वाई टी माइनस वन। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर लेते हैं सो दैट बी जो है मेरा उसमें पॉजिटिव साइन आ जाए। दिस इंप्लाइज बी माइनस ए वाई टी इज इक्वल टू बी वाई टी माइनस वन। ठीक है, मेरे पास ये चीज आई। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली वाई टी अपॉन वाई टी माइनस वन चाहिए। दिस इंप्लाइज वाई टी अपॉन वाई टी माइनस वन इज इक्वल टू बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, यहां तक मेरा आया। अब मेरे पास जो इक्वेशन, जो ऑप्शन दिए हैं, मुझे उसमें से चूज करना है। तो मुझे क्या करना है, बी अपॉन बी माइनस ए होगा, बी अपॉन बी माइनस ए लेस देन जीरो, या इस तरीके से मुझे बताना है कि क्या होगा फाइनली। अब मेरे पास जो भी मेरा ग्रोथ हुआ, ग्रोथ मेरे पास जो भी आया वहां पे क्या है, बी अपॉन बी माइनस ए, या ये वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी। सी और डी तो मेरे पास इस तरीके का ऑप्शन बन ही नहीं रहा। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन मेरे पास बन नहीं रहा। तो मुझे क्या चूज करना है, मुझे फर्स्ट और सेकंड में से चूज करना है पहली चीज। अब ये चीज ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास ये चीज है, ए और बी में से चूज करना है। अब अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं, बी अपॉन बी माइनस ए, बी मेरा क्या है, बी इज द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, और ए क्या है मेरा सेविंग रेट। अब यहाँ पे याद रखना, जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों ग्रेटर देन जीरो है, ये मैं अभी आपको लॉजिक समझाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस करूंगी, फिर दोनों जो ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है और 7 का जो आंसर होगा, उन दोनों को कंपेयर करके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, उसके लिए वेट करना। अभी मैं समझाऊंगी तो क्लास आप छोड़ के मत जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेविंग दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, सेम इक्वेशन। ठीक है, सेम इक्वेशन दी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास दी है सेम इक्वेशन यहाँ पे दी है। हमें बताना है कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। अगर आप इस आंसर के साथ, जो मैंने आपको आंसर बताया, उसको आप यहाँ पे मैच करोगे, बी अपॉन बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो मेरे पास नहीं है ना, बी अपॉन बी माइनस ए लेस देन जीरो है, इसका रिवर्स तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी अपॉन ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मेरा बी अपॉन बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब बी अपॉन ए माइनस बी लेस देन जीरो होगा, बिकॉज नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ए बी, बी और सी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बी अपॉन ए ग्रेटर देन जीरो ये हमारे पास नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फॉर्मेट बन रहा है वहां पे क्या है,
बी अपॉन बी माइनस ए, ये टर्म मेरे पास कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा, डी। लेकिन एग्जाम में आपको तो नहीं इतना कंपैरिजन करने का टाइम, तो आंसर मेरे पास क्या होगा, डी। अब मेरा आंसर इस केस में और इस केस में अलग क्यों है, ये समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आपको अभी ये तो समझ आ गया मेरा आंसर क्या है। यहाँ पे मेरा आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का ए। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरा आंसर क्या है, ए। और क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा आंसर क्या है, डी। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, जब भी हम इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जब हम इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो ग्रोथ में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हमें कैसी ग्रोथ चाहिए, भी नहीं, पॉजिटिव ग्रोथ। हमें कैसी ग्रोथ चाहिए, पॉजिटिव ग्रोथ। तो हमारा जो इक्वेशन था, वाई टी अपॉन वाई टी माइनस वन इज इक्वल टू बी अपॉन बी माइनस ए। पहले हमने बोला कि क्या होना चाहिए, ग्रोथ पॉजिटिव, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। तो पहले ही अगर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, तो वहां पे आप क्लियर लॉजिक लगा सकते हैं कि हमारा ग्रोथ क्या होना चाहिए, हमारा ग्रोथ होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे बी अपॉन बी माइनस ए, जो हमारा वाई टी अपॉन वाई टी माइनस वन की वैल्यू थी, अभी मैंने आपके साथ सॉल्व किया, तो वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमी के अंदर वी नीड पॉजिटिव ग्रोथ। हम चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वहां पे ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो। और ये कब होगा, एज लॉन्ग एज, ये लोग, ये चीज आप लिख लेना, एज लॉन्ग एज सेविंग्स आर सफिशिएंट टू सपोर्ट द इन्वेस्टमेंट नीडेड, टू सपोर्ट द इन्वेस्टमेंट नीडेड। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी बी और ए की वैल्यू है, वो इतनी है कि हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाते रहें। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं भी आ रही, आप इस चीज से लिंक कर सकते हैं, बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बिकॉज वी नीड पॉजिटिव ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में भी हमारे पास क्या है, 7 पे भी वी हैव बी अपॉन बी माइनस ए। अब यहां से मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन से कंपेयर करके कि हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास ना ही ए है, ना बी है, ना सी है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी। अब ये इसका लॉजिक क्या है, बी अपॉन बी माइनस ए ग्रेटर देन वन। देखिए मेरे पास टेक्निकली क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला बी अपॉन बी माइनस ए क्या है, ग्रेटर देन वन है। मैं रिवर्स करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बी अपॉन बी माइनस ए ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है, न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब बी जो है मेरा, दैट इज ग्रेटर देन बी माइनस ए, यही मतलब है। बी ग्रेटर देन बी माइनस ए का मतलब है जो मेरे पास कैपिटल आउटपुट रेशियो है, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द डिफरेंस बिटवीन बी माइनस बी एंड ए। ठीक है, यही मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में हमारे पास क्या है, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर आपको याद होगा, आपको जब हैरर डॉमर मॉडल हम स्टार्ट करते हैं, डॉमर मॉडल पे एक डायग्राम डिस्कस करते हैं, कौन सी डायग्राम है, जहां पे हमारे पास नेशनल इनकम आता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, डायग्राम से भी समझाऊंगी, ऐसे भी समझाऊंगी। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, हियर वी हैव द एस इज इक्वल टू एस वाई। फर्स्ट लेवल जब हम आई वन इन्वेस्टमेंट करते हैं इकोनॉमी में, आई वन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है, वाई वन लेवल ऑफ इनकम। आई वन इन्वेस्टमेंट किया, आई वन के करस्पॉन्डिंग वाई वन इनकम हुई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लायर लगा। जब मल्टीप्लायर लगा, इनकम वाई वन थी, लेकिन हैरोडोमर में हम एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर दोनों की इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब इनकम के बाद क्या होगा, एक्सेलरेटर आएगा। तो जितना इन्वेस्टमेंट हमने इनिशियली किया था उसके करस्पॉन्डिंग अब हम क्या करेंगे, इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आई वन और आई टू के बीच में क्या होगा, अब आई वन से आई टू ज्यादा है, और आई टू के कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट और बढ़ती जाएगी, फर्दर फर्दर स्टेप्स करते जाए। अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में और बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, बिकॉज हर टाइम हमें क्या चाहिए, बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ एक्सेलरेटर, हमें हर टाइम क्या चाहिए, हमें हर टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए।
बिकॉज जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे मल्टीप्लायर लगेगा, इनकम उसके कंपेरेटिवली और बढ़ेगी। आप देख भी पा रहे होंगे Y1 Y2 का गैप ज्यादा है, ठीक है, Y2 Y3 का गैप ज्यादा है। तो हर समय हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। जो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, बिकॉज ये जो गैप है इकोनॉमी में ये बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। ठीक है, दैट्स वाई जो हमारा B/B - A है वो ग्रेटर देन 1 है। क्लियर? ठीक है, आई होप मैं आपको कन्वे कर पाई जो आज की क्लास में मुझे करना था। क्लियर? तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक आप क्लासेस में अलोंग विद टॉपिक आप एप्लीकेशन पार्ट को नहीं देखेंगे, आप PYQs को नहीं देखेंगे, एग्जाम में आप लोग इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।